दोस्तों, बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि बीए थर्ड ईयर की सेकंड पेपर से संबंधित है, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, गुटनिरपेक्षता। और गुटनिरपेक्षता चूंकि पूर्व के दो वीडियो में हमने गुटनिरपेक्षता की अर्थ, परिभाषा एवं प्रमुख तत्व देखे, उसके बाद में गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक और साथ ही इसके ऐतिहासिक विकास क्रम को समझने का प्रयास किया। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता की क्या उपलब्धियां या अचीवमेंट रहा है, इसके साथ ही इसकी क्या आलोचना की जाती है, यानी आलोचक इस नीति की विविध आधारों पर आलोचना करते हैं। और साथ ही 1991 के अंदर विश्व में जो दो शक्ति गुट थे, उसमें से साम्यवादी खेमा अर्थात सोवियत संघ का विघटन हो गया और विघटन के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। इस एक ध्रुवीय विश्व के अंदर इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या भविष्य है? क्या ये अप्रासंगिक हो गया है या ये आज भी प्रासंगिक है? तो इसकी प्रासंगिकता या भविष्य पर अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां एवं इसका भविष्य या इसकी प्रासंगिकता। गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां। विभिन्न गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों में अलग अलग विषयों पर व्यापक चर्चा की गई और उनकी दिशा में सकारात्मक प्रयास भी किए गए। निर्गुट शिखर सम्मेलन, जो कि अभी तक 1961 में प्रथम बेलग्रेड में हुआ था और 2019 के अंदर अजरबैजान के बाकू में 18वां शिखर सम्मेलन हुआ। इन शिखर सम्मेलन या समिट के माध्यम से जो सकारात्मक परिणाम निकले, जिसके आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की ये उपलब्धियां रही है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। गुटनिरपेक्ष देशों ने अपने आपसी विवादों को पारस्परिक सहमति से सुलझाने के प्रयास किए और महाशक्तियों को भी इसी आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि हुई। नंबर 2, शीत युद्ध को गर्म युद्ध में बदलने से रोकना। गुटनिरपेक्ष देशों ने निरंतर शीत युद्ध के तनाव को कम करने का प्रयास किए। इससे विश्व में तीसरे युद्ध के होने की संभावना कम हुई। गुटनिरपेक्ष देशों ने गुटों की राजनीति से दूर रहकर किसी गुट को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देने का भरकस प्रयास किया। इन देशों ने दोनों महाशक्तियों के मनों में व्याप्त अविश्वास की भावना को दूर करने के पूरे प्रयास किए। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना प्रबल हुई और शीत युद्ध गर्म युद्ध से तब्दील होने से बच गया। यानी शीत युद्ध काल में जब दोनों महाशक्तियों में मतभेद था, तो ऐसी स्थिति में दोनों के अंदर एक तो बैलेंस यानी शक्ति का जो है वो संतुलन बनाने का प्रयास किया। साथ ही गुटनिरपेक्ष देशों ने इन दोनों महाशक्तियों के विश्वास को कम करने का प्रयास किया, जिससे वैश्विक शांति को बढ़ावा मिला और इससे शीत युद्ध गर्म युद्ध यानी तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने से रुक गया। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का टालना। गुटनिरपेक्ष देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सहयोग दिया। इन देशों ने या तो युद्ध को टाल दिया या उनका समाधान करने में मदद की। इन्होंने इंडोचीन संघर्ष, सुएज नहर संकट, कोरिया संकट आदि के दौरान न्यायोचित भूमिका निभाई। इससे गतिरोध कम हुआ और युद्ध टल गए। स्वयं महाशक्तियों ने भी उनकी मध्यस्थ की सराहनीय भूमिका की प्रशंसा की और इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। इन अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद थे, उन विवादों जो संघर्ष में तब्दील हो रहे थे, उन संघर्ष को क्षेत्रीय स्तर पर ही रोकने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और महाशक्तियों के कारण से वो विश्व युद्ध में तब्दील नहीं हुए, जैसे कि सोवियत संकट हुआ था, कोरिया संकट हुआ था। ये यदि तीसरी दुनिया
प्रयास नहीं करती, यानी वैश्विक शांति के लिए शांतिपूर्ण अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया जाता, तो अंतर्राष्ट्रीय जो ये संघर्ष है ये तीसरे विश्व युद्ध को एक प्रकार का बुलावा था। नंबर 4, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा। इन देशों ने अपनी सम्मेलन जो समिट हुए उसमें बार बार परमाणु अप्रसार तथा शस्त्रों को नष्ट करने के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। भारत ने विश्व शांति को मजबूत बनाने के लिए जो पंचशील के सिद्धांत रखे थे उनको विश्व के अधिकतर देशों द्वारा सराहा गया। उसके द्वारा रखे गए आणविक शस्त्रों के परीक्षण संबंधी सुझाव 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में अपना लिए गए। इससे निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में बढ़ोतरी। गुटनिरपेक्ष देशों ने यूएनओ के सिद्धांतों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन किया। इससे उनकी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति निष्ठा में वृद्धि हुई। सभी गुटनिरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करके उनके प्रयासों को सफल बनाया। गुटनिरपेक्ष देशों ने यूएनओ के मंच पर एकता का परिचय देकर विश्व शांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में यूएनओ की मदद की। नंबर 6, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। गुटनिरपेक्ष देशों ने विकसित देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि वर्तमान विश्व व्यवस्था गरीब देशों के हितों की पोषक नहीं है। आज वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका नए सिरे से गठन करने की आवश्यकता है। इन देशों ने 1974 में यूएनओ की महासभा के अधिवेशन में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा का प्रस्ताव पास कराया। कब कराया? 1974 के अधिवेशन जो महासभा का होता है उसमें पहली बार यूएनओ की महासभा ने नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पास किया। उनकी इस मांग ने विकसित राष्ट्रों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अन्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था को नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए। फिर है 7, दक्षिण दक्षिणी सहयोग में वृद्धि। 1976 में कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो में जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें गुटनिरपेक्ष देशों ने पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इसी के चलते दक्षिण दक्षिणी सहयोग, ये दक्षिण के जो गरीब मुल्क है उनके बीच में पारस्परिक सहयोग, जिसमें लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन, एशियन जो कंट्रीज है जो महाशक्तियों द्वारा काफ़ी समय तक इनका शोषण किया गया था और ये आज भी विकास की ओर अग्रसर है। इन देशों में पारस्परिक जो संवादवाद, जो सहयोग स्थापित हो रहा है उसी को हम साउथ साउथ डायलॉग के नाम से पुकारते हैं। आज विकासशील देशों के पारस्परिक आर्थिक सहयोग में वृद्धि के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग आवश्यकता बन गया है। अब गरीब राष्ट्रों के पास आर्थिक विकास के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात प्रमुख मुद्दा बन चुकी है। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख उपलब्धि कही जा सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष देशों ने शीत युद्ध के तनाव को कम करके तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को क्षीण किया। इसने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को टालने में पूरी मदद की, निशस्त्रीकरण के प्रयास करके विश्व शांति को मजबूत बनाया। इसने नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करके विकसित देशों को इस ओर सोचने के लिए प्रेरित किया। लेकिन फिर भी आलोचक इसे अप्रासंगिक मानकर इसे महत्वहीन आंदोलन की संज्ञा देते हैं और निम्न आधारों पर इसकी आलोचना करते हैं। गुटनिरपेक्षता की विफलता है। आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अप्रासंगिक है। गुटनिरपेक्ष देशों में भी आपसी तनाव है। वे इस स्थिति में नहीं है कि महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, नहीं गुटनिरपेक्ष देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का कोई बाध्यकारी साधन है। आज निरंतर गुट सापेक्ष राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता का काम करना कठिन हो गया। इसलिए आलोचक गुटनिरपेक्षता के विरुद्ध निम्नांकित तर्क देते हैं। आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता अव्यावहारिक नीति है। सिद्धांत के तौर पर
तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र साम्यवादी पूंजीवादी राष्ट्रों का विरोध करते हैं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर यदि अपन देखें तो वे अपने को उनसे ज़्यादा दूर नहीं पाते हैं। भारत द्वारा सोवियत संघ के प्रति झुकाव 1971 के अंदर 20 वर्षीय सोवियत संघ के साथ में संधि हुई थी। उसके साथ किए गए समझौते इस बात का संकेत है कि ये नीति सिद्धांत के अधिक पास तथा व्यवहार से अधिक दूर है। कई बात तो ये अपने मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध काम करने लगती है। सेकंड, ये सुरक्षा की नीति नहीं है। इसके पास आक्रमणकारी देशों को रोकने के लिए बाध्यकारी शक्ति का पूर्ण अभाव है। जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो इसकी सुरक्षा की पोल खुल गई। किसी भी देश ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत की सहायता नहीं की, इस प्रकार इसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। नंबर थर्ड, गुटनिरपेक्ष देशों के पास आर्थिक शक्ति का अभाव है। इन्हें आर्थिक मदद के लिए हमेशा विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सहायता प्रदान करने वाले देश के प्रति उनका भावात्मक जुड़ाव तो जुड़ ही जाता है। ऐसे में गुटनिरपेक्षता कहाँ रह जाती है। नंबर 4, आलोचकों का ये भी कहना है कि गुटनिरपेक्षता एक अवसरवादी या काम निकालने की नीति है। इसमें टिकाऊपन या स्थायित्व नहीं है। गुटनिरपेक्ष देश विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए दोहरे मापदंड अपनाते हैं। उनका लक्ष्य से अधिक लाभ उठाने का, इसलिए ये काम निकालने की नीति के रूप में भी आलोचक बताते हैं। नंबर 5, स्वयं गुटनिरपेक्ष देशों में भी आपसी फूट और तनाव रहता है। गुटनिरपेक्ष देश सदैव एक दूसरे का शोषण करने की ताक में रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे विकसित देशों के प्रति संगठित हो ही नहीं सकते। इस बुनियादी एकता के अभाव में गुटनिरपेक्षता की सफलता की आशा करना ही व्यर्थ है। 6, आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता एक दिशा विहीन आंदोलन है। हवाना शिखर सम्मेलन 1979 में सभी गुटनिरपेक्ष देश 3 भागों में बंट गए। इनकी विचारधारा में मूलभूत अंतर स्पष्ट तौर पर उभर कर आया। क्यूबा और वियतनाम ने साम्यवादी गुट की ओर झुकाव, सिंगापुर जाहिर ने पश्चिमी गुट के साथ सहयोग करने की वकालत की। भारत जैसे देशों ने केवल गुटनिरपेक्षता को बनाए रखने में सहयोग दिया। इस प्रकार परस्पर विरोधी विचारों ने गुटनिरपेक्षता को एक दिशाहीन आंदोलन बना दिया। नंबर 7, गुटनिरपेक्षता केवल आदर्शवाद का पिटारा है। इसका अपना कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है। गुटनिरपेक्ष देश कई बार द्विपक्षीय मामलों को सम्मेलन में उठाते हैं, जैसे कश्मीर को लेकर पाकिस्तान बार बार ऐसा करता था। इससे शामिल सभी देश पृथक तरह की विचारधारा रखते हैं। इनमें तानाशाही भी है, लोकतांत्रिक दोनों प्रकार की व्यवस्था वाले देश एक साथ शामिल हैं। उनकी मौलिक विचारधारा में अंतर होने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक असफल आंदोलन सिद्ध होता है। नंबर 8, इससे अंतर्राष्ट्रीय राजव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों में आपसी तनाव में कमी गुटनिरपेक्ष देशों के प्रयासों से न होकर उनकी आपसी सूझबूझ का ही परिणाम था। 1962 में क्यूबा संकट के समय दोनों महाशक्तियों में टकराव का टलना उनकी आपसी सहमति थी। अरब इजराइल के जो 4 युद्ध हुए थे उनमें भी गुटनिरपेक्ष देश विशेष भूमिका नहीं अदा कर सके। अनेक अफ्रीकी देशों ने अपनी मुक्ति अपने खूनी संघर्ष से प्राप्त की। इससे गुटनिरपेक्ष देशों की कोई भूमिका नहीं रही। अतः गुटनिरपेक्षता कोई प्रभावी उपाय नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी उपस्थिति सिद्ध करा सके। 9, आलोचकों का ये भी कहना है कि ये नीति शीत युद्ध के दौरान तो ठीक थी, लेकिन अब जब शीत युद्ध समाप्त हो गया है तो इसको जारी रखना एक बेईमानी होगा। अब अपन देखते हैं गुटनिरपेक्षता का भविष्य या इसकी प्रासंगिकता। आज विश्व के सामने प्रमुख मुद्दा है सुरक्षा और विकास। आलोचकों द्वारा गुटनिरपेक्षता को अप्रासंगिक बताना अनुचित है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। यानी आपके 193 यूएनओ के मेंबर है, उसमें से 120 देश इसके मेंबर हैं। इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये नव उपनिवेशवाद यानी
तीसरी दुनिया के जो देश थे, जो नवोदित अर्थात उन्होंने साम्राज्यवादी शक्तियों से आज़ादी प्राप्त की, उपनिवेशवाद से मुक्ति प्राप्त की। लेकिन आज उपनिवेशवाद का नवीन रूप नव उपनिवेशवाद, जिसका मतलब है कि तीसरी दुनिया के देश वैसे तो स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आज भी विकसित देशों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। इसको नव उपनिवेशवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद तथा शक्ति राजनीति विरोधी आंदोलन से शुरू होकर आज सुदृढ़ तृतीय विश्व में महत्वपूर्ण आंदोलन का रूप ले चुका है। ये शांति और समृद्धि का प्रमुख प्रोत्साहक बन गया। ये तृतीय विश्व की एकता, स्वतंत्र विदेश नीति, विकासशील राष्ट्रों के अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रमुख माध्यम बन चुका है। यद्यपि इसकी कार्यकुशलता में तो कुछ कमी आई है, लेकिन ये पूर्णतः महत्वहीन आंदोलन नहीं हो सकता। आज गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पर्यावरणवाद, ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने की दिशा में कार्यरत है। इसलिए गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर अपना स्थान बना चुकी है। आज तीसरी दुनिया के देशों के सामने सबसे बड़ा खतरा आर्थिक साम्राज्यवाद का है। बहुराष्ट्रीय निगमों के बढ़ते दखल से इन देशों के सामने अपनी स्वाधीनता को बचाने का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। नव औपनिवेशिक शोषण से बचाने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों का आंदोलन विकसित देशों पर दबाव बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जो तृतीय विश्व के देशों के आर्थिक विकास में एक रोड़ा है और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे रहा है, उसे समाप्त करने में तीसरी दुनिया के देश आपसी सहयोग देकर उसका सफाया कर सकते हैं। आज शस्त्र दौड़ में कमी लाने के लिए तीसरी दुनिया के देश एकजुट होकर प्रयास कर सकते हैं, ताकि इन देशों में घातक हथियारों का जमावड़ा न हो। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, जिससे दक्षिण और दक्षिण दक्षिण सहयोग में वृद्धि करने के लिए गुटनिरपेक्ष देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये देश यूएनओ के पुनर्गठन के लिए विकसित देशों पर दबाव बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज अमेरिका की दादागिरी को नीति का विरोध करने का साहस इन्हीं देशों में है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने, नव उपनिवेशवाद का विरोध करने, निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने और यूएनओ का प्रजातांत्रिकरण करने के लिए दबाव डालने के साधक के रूप में गुटनिरपेक्ष देशों की महती आवश्यकता है। गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी भूमिका में वृद्धि करने के लिए आपसी झगड़ों और तनाव के स्थान पर सहयोग की नीति के आधार पर हल करने की जरूरत है। आज तीसरी दुनिया के देशों के पास भी पर्याप्त आर्थिक साधन व तकनीक ज्ञान है। इसका सदुपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। यदि तीसरी दुनिया के देश आपसी मतभेदों को भुला करके आपसी सहयोग को बढ़ावा दे, तो विकसित देशों के सामने एक चुनौती पेश कर सकते हैं। यदि तृतीय विश्व के राष्ट्र अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाते हैं, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भविष्य निसंदेह उज्जवल होगा, अन्यथा ये आंदोलन एक अंधकार में ही रहेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों को इसकी सभी कमियों को दूर करना होगा, ताकि एक सशक्त आंदोलन बनकर उभर सके। यानी 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में मान लिया जाए शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन वैश्विक राजनीति में अमेरिकन दादागिरी और उसके बाद में आपके जो शीत युद्ध है वो आज आर्थिक युद्ध में तब्दील हो गया। और इस आर्थिक युद्ध का उदाहरण आपने 2018 में चीन और अमेरिका के बीच में देखा ही होगा। और इस आर्थिक जो उत्तर और दक्षिण के गरीब और विकसित जो देश है, इनके बीच के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, इससे तीसरी दुनिया के देशों को बचाने के लिए आज गुटनिरपेक्षता का बनाए रहना आवश्यक है। इसके साथ ही आपने देखा नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आतंकवाद की उन्मूलन आदि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग, निःशस्त्रीकरण के लिए आज भी इस आंदोलन की प्रासंगिकता है। आवश्यकता है कि सदस्य राष्ट्र आपसी मतभेद को बुलाए, आपसी सहयोग करे, आपसी जो टेक्नोलॉजी है उसको एक दूसरे देशों को उपलब्ध कराए। जैसे
तीसरी दुनिया के देशों में जैसे ओपेक राष्ट्र हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपने गरीब मुल्क के जो साथी हैं उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आवश्यकता आपसी सहयोग की है, और जब आपसी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक आवाज़ में, एक स्वर में ये बोलेंगे, तो विकसित देशों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी कि इनकी बात को स्वीकार किया जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।